आज हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन की पार्लियामेंटेरियन सलमा भट्ट साहिबा। KLI मैंने उसको बहुत करीब से देखा। आपका प्रोजेक्ट मैंने आपकी हमारा पार्टी का? प्रोजेक्ट था पंजाब गवर्नमेंट का, मैं उसको बहुत करीब से देख रही थी। लिवर और किडनी का जो ट्रांसप्लांट का हमने जो इदारा बनाया शहबाज शरीफ साहब ने, और जब बाहर से इंतहाई लायक तरीन तो डॉक्टर्स साकिब निसार साहब उसके पीछे क्यों पड़ गए? उनके भाई जो हैं साजिद निसार साहब जो कि डॉक्टर हैं, अब उनको लगता था कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है और PKLI में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज थिंग्स। खाली उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या जनरल फैज हमीद साहब की भी होनी चाहिए? जी, मुझे बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि जो भी इदारों में काम करते हैं लोग, अपने हदूद से, अपने डोमेन से तजावुज़ करते हैं, दे शुड बी मैकेनिज़्म टू होल्ड देम अकाउंटेबल। हम 4 साल एक बदतरीन इंतकाम, सियासी इंतकाम का निशाना बनकर आए। हमने मौत की चक्कियों में रहकर हमारे लीडर्स आए, सुप्रीम लीडर से लेकर बहुत सेकंड टियर तक हमारे जो लोग, इसमें मैं नाम अगर लेना चाहूँ, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल, कामरान माइकल, मिफ्ता इस्माइल। मरीम नवाज साहिबा को आपकी पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नैब से बनाया। आपके ख्याल में क्या पार्टी में कोई और लीडर नहीं था? मुझे ये बताइए कि मरीम नवाज़ को बनाने में एतराज़ क्यों? डज़न्ट शी क्वालिफाई एज़ अ पॉलिटिशियन? पीएमएलएन में हमजा शहबाज शरीफ साहब को क्या साइडलाइन कर दिया गया? वो नजर नहीं आते उतना जिस तरह बिल्कुल बाकी। नहीं, वो कुछ अर्सा मुल्क से बाहर रहे हैं, उनकी वालिदा बीमार थी। आपकी लीडर मरीम नवाज साहिबा ने बताया कि फ्राई पैन से भी कपड़े सी होते हैं। आपने ट्राई किया अभी तक? जी, बिल्कुल मैंने ट्राई किया और बड़े अच्छे इस्त्री होते हैं इससे, इसमें कोई वो नहीं है, और मेरा ख्याल है ये बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन की पार्लियामेंटेरियन सलमा भट्ट साहिबा। सलमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सलमा, ये जुडिशरी में हमें नज़र आ रहा है कि इदारे के अंदर एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और जजेस की मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। अब तो पहले मुझे ये बताएं कि वो जो डिसीजन था सो मोटो देने का इलेक्शन के हवाले से, वो 4-3 का फ़ैसला है या 3-2 का फ़ैसला है, वो क्या है आपके ख्याल में? जी, थैंक यू वेरी मच हसन। डेफ़िनेटली हमें नज़र आ रही है कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिलाशुबा, और वो सुप्रीम कोर्ट की ही क्रिएट की हुई है, वो जजेस के अंदर है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड विच इज़ नॉट एट ऑल, मतलब उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता किसी तरह से भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है और वो सुप्रीम जुडिशरी अदल देने वाला, इंसाफ देने वाला इदारा है। वो आइन का पासदार है, आइन का अलमदार है, और उसने कानून को और आइन को तक़वियत देनी है ना, उसको उसकी तशरीह भी करनी है। तो एक ऐसे इदारे में जजेस के अंदर 15 जजेस हैं, और अगर वो आपस में मिलकर नहीं बैठ सकते इतने बड़े इदारे में, तो ये कोई हमारे लिए खुश आइन बात नहीं है, और हम इसको किसी तरह से भी पाकिस्तान के लिए और आइन के हवाले से इसको एक अच्छी रस्म नहीं देख सकते। और ये अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे जो हिस्ट्री में भी इसके हमें कुछ मिसालें मिलती हैं, तो हमने हिस्ट्री से वी शुड हैव लर्नड ना बाय नाउ। और जो मुझे लगता है कि और जजेस को बड़े ओपनली और बड़े खुले दिल के साथ आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, और उनको आइन की ही तशरीह करनी चाहिए, मनपसंद तशरीह नहीं करनी चाहिए, और उनको पॉलिटिकल टिल्ट्स नहीं लेने चाहिए। और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नज़रियात को इस तरह खुल के सामने आकर इंडोर्स चंद करेंगे? जजेस एंडोर्स करेंगे, बल्कि अपना लेंगे, हम्म। और वो आइन की तशरीह वो करेंगे, जो अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, जो इमरान खान की तशरीह है, कुछ जजेस ने की है अच्छा, मुझे अनफॉर्चुनेटली। ये बताइएगा, ये तो पॉलिटिकल केसेस जो हैं, हम्म, ये पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट द फ्लोर ऑफ द हाउस पे सॉल्व नहीं करने चाहिए, बजाय कि ये आप कोर्ट में लेके जा रहे हैं हर जी, चीज़ को? डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर ही रिज़ॉल्व होनी चाहिए। सिर्फ़ सियासी मसाइल, सियासी बहस पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आइन बनाने वाला जो इदारा है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट और सियासत बेसिकली हमें देखना चाहिए कि सियासत भी एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस इंस्टीट्यूशन को हमने कभी मज़बूत नहीं होने दिया अनफॉर्चुनेटली। अगर ये मज़बूत होता इंस्टीट्यूशन, तो उसकी रिफ्लेक्शन हमें एक मजबूत पार्लियामेंट में मिलती, जिसकी वजह से सारे मसाइल हल हो जाते। जब तक हम पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपने सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकते, और हम सियासी मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते। आइन के मुताबिक और भी बहुत सारे फैसले जो हैं, गवर्नेंस के सारे जो डिस्कशंस जो फैसले हैं, वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, वो अदालतों में नहीं होने चाहिए। सियासी फैसले अदालतों में नहीं होने चाहिए।
वो पार्लियामेंट में होने चाहिए। और इसको अदालत में शिफ्ट करना और इसको अदालत में शिफ्ट करके किसी एक ख़ास सियासतदान को फेवर करना, और जिसका नाम इमरान खान है और जिसकी पार्टी पीटीआई है, और उसको वापस लाने के लिए इक़्तिदार में ताकत में उसकी पार्टी बन जाना, उसका साथ देना और फिर चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठकर ये करना। इससे पहले भी किया चीफ जस्टिस ने। आप देखें, अगर हम साकिब निसार को देख लें, आसिफ सईद खोसा को देख लें, उमर अता बंदयाल को देख लें, तो ये सारे चीफ जस्टिस जो हैं, इनकी यही ट्रैक है। हम 2014 से जिस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जिसको तैयार किया गया, जिसको फिर उसके बाद इतनी उसको ताकत दी गई कि आपने दूसरी तरफ एक जमहूरी जो हुकूमतें चल रही थी, जो जमहूरी ट्रैक चल रहा था, आपने उसको सैबोटैज किया सिर्फ एक शख्स को लाने के लिए, और उसका नाम इमरान खान है। ये सब जानते हैं कि क्या कितने आपको लगता है प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो गया है या अभी भी? जी, इट्स मिजरेबली फेल्ड, नॉट जस्ट इट्स मेरी नज़र में प्रोजेक्ट इमरान खान फेल होना इतनी बड़ी बात नहीं है। वो तो एक नाकाम प्रोजेक्ट था जिसको उठाया गया, और फिर एक नाकाम प्रोजेक्ट को उठा के, लेकिन जब आपने आपने किया क्या है? आपने पाकिस्तान की गवर्नेंस को फेल किया है। आपने इमरान खान तो फेल हो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? पाकिस्तान फेल हो जाए, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान की गवर्नेंस फेल होगी, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान के इदारे फेलियर में जा रहे हैं, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान की इकॉनमी फेलियर में जा रही है, हमें इससे फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान का गरीब आटे को तरस रहा है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं। पाकिस्तान में लोग आज सुई गैस के लिए तरस रहे हैं। जब चूल्हे जलाने होते हैं, खाना बनाना होता है, रोज़ा रखना हो या रोज़ा खोलना हो, वो चल रहे होते हैं कि कब सुई गैस आएगी तो हम कुछ पकाएंगे। पाकिस्तान के लोगों के ये मसाइल हैं। पाकिस्तान के लोगों को बिजली का मसला है, पाकिस्तान के लोगों को प्राइस हाइक का मसला है, इन्फ्लेशन का मसला है, बिजली का बिल जमा कराने का मसला है। हमें जो रोज़मर्रा खाने पीने की अशियाँ हैं, उनके अंदर 300%, 400% जो महंगाई हो रही है, उसका मसला है। आज मैं देख रही थी कि गुज़श्ता हफ्ते 40% से ऊपर महंगाई चली गई। इज़ दैट समथिंग दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू? इज़ इट समथिंग जिसके लिए पाकिस्तान में आप 2018 में आपने इमरान खान को मुसल्लत किया और उसका नतीजा ये निकाला? क्या 2018 में पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट ये था? बताइए आप मुझे। जब 2013 से 2018 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर गई थी, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इन्फ्लेशन रेट 3% था। और क्या तब IMF का प्रोग्राम नहीं लिया गया था? 2016 में IMF का प्रोग्राम वाइंड अप नहीं किया गया था, लेकिन 3% इन्फ्लेशन थी, महंगाई नहीं थी। लोगों के लिए ये मसला नहीं था कि आपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, बच्चों को खाना देना है, या अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई लेकर देनी है। ये चॉइस नहीं बनानी पड़ती थी। आज अनफॉर्चुनेटली ये चॉइस बनानी पड़ती है कि आप अगर रोटी देनी है तो फिर दवाई नहीं लेनी, अगर दवाई देनी है तो फिर फीस नहीं देनी। आई नो सो मैनी ऑफ पीपल जो ड्राइवर्स हैं, माली हैं, गार्ड्स हैं, जो इस तरह की नौकरियां कर रहे हैं। ये सब वो लोग थे जो 2 वक्त की रोटी खाकर सोते थे। आज वो मैं आए दिन सुनती हूँ, वो कहते हैं जी बच्चों को स्कूल से उठा लिया, 3 महीने की फ़ीस नहीं दे सके, 2 महीने की फ़ीस नहीं दे सके, बच्चा स्कूल से उठाना पड़ा है। तो क्या हमें प्रोजेक्ट इमरान खान इसलिए नाफिज किया गया था? प्रोजेक्ट इमरान खान की फेलियर से मुझे तकलीफ नहीं है, वो तो एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। मुझे बताएं 2017 में या 18 में क्या लोगों को नहीं पता था कि उसके पास कोई विजन नहीं है? लोगों को नहीं पता था कोई इकोनॉमी का विजन नहीं है? लोगों को नहीं पता था कोई गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है एक बंदे के पास? कोई लोगों को नहीं पता था कोई सियासतदान ही नहीं है, उनका एक सियासी ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, उनकी एक सियासी सोच ही नहीं है, उनके पास कोई सियासी एजेंडा ही नहीं है, उनके पास इस मुल्क के लिए कोई एजेंडा नहीं है? क्या ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा था? ये लॉन्च करने से पहले भी नज़र आ रहा था। उनकी 2018 में भी यही गुफ्तगू थी जो माजरत के साथ अब उन्होंने फरमाई है कि मैं पता नहीं बाहर, जो तब 90 लाख पाकिस्तानी बाहर थे, अब 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं। और उन्होंने कहा कि तब उन्होंने कहा वो सब डॉलर लेकर आएंगे, मैं आऊँगा तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। आपको याद होगा ऐसे वो ही। कहते थे 200 अरब पता नहीं किसके मुंह पे मारने थे, 100 अरब उसको देना था, 500 अरब वहाँ फेंकना था। वो पता नहीं अरबों खरबों कहाँ से आने थे। 100 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। 100 दिन में करप्शन खत्म 10 करनी लाख थी। नौकरियां देनी हाँ थी। जी, नहीं नहीं, 1 करोड़ नौकरी नौकरियां देनी देनी थी, थी, हाँ। 50 लाख घर देने थे, 100 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, पुलिस रिफॉर्म्स करने थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सूबा जनूबी पंजाब बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैं 350 डैम बनाऊंगा। उसके बाद वो जो फिर आपने देखा कि क्या हुआ इस मुल्क में। क्या दिया उन्होंने इस मुल्क को? उन्होंने इस मुल्क को दिया क्या? इस मुल्क को उन्होंने गुर्बत दी, इस मुल्क को उन्होंने इंतशार दिया, इस मुल्क को फसाद दिया, वापस बिजली की किल्लत दी, दहशतगर्दी आज हमें तोहफे में वापस कर दी। ये वो 4 साल के इनामात देकर जा रहे हैं। आज जो लोग ये बात करते हैं हसन, कि मुस्लिम लीग नून के पास और इत्तेहादी जमातों के पास, PDM के पास 1 साल से हुकूमत है, तो आपने क्या कर लिया? आपने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। ये सवाल बहुत ज़्यादा हमसे किया जाता है। मैं इसका सादा सा एक कंपैरिजन ये देना चाहती हूँ कि देखें 2018 में जब नवाज शरीफ की 5 साल, आपने पहले तो नवाज शरीफ को जब 2016 के बाद
बिल्कुल निकाल दिया वज़ीर आज़म को, निकाल के चलता किया, घर भेजा। आपने बेसिकली वहीं पे तरक्की और सब ख़त्म कर दिया ना, आपने जमहूरियत की रिवायत को मत तोड़ा, वहाँ पे उसको ज़रब लगाई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि 2017-18 तक क्या था, 12,000 मेगावाट बिजली ऐड हो चुकी थी नेशनल ग्रिड के अंदर ना। 2,000 किलोमीटर हम मोटरवेज़ और बहुत सारे नए मोटरवेज़ दे चुके थे। सीपैक आ चुका था। हमारे यहाँ बिजली ने, क्योंकि बिजली वाफ़र थी, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए, 62 रुपए, 68 रुपए लीटर थी, डॉलर 105 रुपए का, तो उससे होता क्या है कि उसे एक जो नेचुरली जो बिज़नेस का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा था, बिज़नेस फ्लरिश करा था। जो इन्वेस्टर था ना उसका कॉन्फिडेंस बहाल था। हमारी जो इंटरेस्ट रेट था वो 7 7.5% पे था। अच्छा, इन सब वजूहात और पहले उससे भी पहले 5.5% पे था। अच्छा, इन सब वजूहात की बिना पे होता क्या है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, आपका ट्रस्ट होता है, आपकी इकोनॉमी आगे चलती है, आपके कारखाने चलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जिसके ऊपर पूरा हम बैंक करते थे, कभी हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा वो चल रही थी, हमारी मीडियम एसएमईज जो थी, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज वो चल रही थी। इकोनॉमिक हम परफॉर्मेंस का तो आपने जिक्र कर लिया, अब हम आगे आ जाते हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि जैसे अब नज़र आ रहा है कि इदारों में टकराव नज़र आ रहा है, जी उनके खिलाफ रेजोल्यूशन आ गई है, ये बिल्कुल, आपकी कौमी असम्बली में पास भी हो गई है। जी बिल्कुल। दूसरे शहबाज शरीफ साहब ने डिमांड की है कि चीफ मिनिस्टर साहब रिज़ाइन करें। पीपल्स पार्टी की मिलती जुलती बिलावल साहब ने डिमांड की है, अगर हुँ, वो रिज़ाइन नहीं करते तो हुँ। आगे आपका क्या लाएमल होगा? देखिए, वो उनको रिज़ाइन तो कर देना चाहिए बिकॉज़ ही इज़ बीइंग मोस्ट कंट्रोवर्शियल एट द मोमेंट एज़ चीफ जस्टिस। वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए। आप कल का अतर मनाला का देखें जो उनका फ़ैसला है तफ़सीली। उसके बाद उनके पास क्या गुंजाइश बचती है, वो अपने जो उनके ब्रदर जजेस हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, जो उनके साथ बैठे हुए हैं, वो उनको किसी तरह से निकाल रहे हैं अपनी एक पर्सनल विम और विश के ऊपर। अतर मनाला साहब कहते हैं कि मेरे साथ मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं बेंच का हिस्सा नहीं रहूँगा, और मुझे कहा गया चाय के ऊपर कि आप बेंच का हिस्सा होंगे, और उसके बाद मुझे कंसल्ट ही नहीं किया गया। मंदोखेल साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया। मतलब आप उसको सिर्फ वन मैन शो और पावर को अपने पास और इख्तियार का बेजा इस्तेमाल, ये बिल्कुल सामने आ चुका है चीफ जस्टिस का। एंड चीफ जस्टिस इज नॉट सपोज टू डू दिस, ही इज चीफ जस्टिस, और वो क्या प्रेसिडेंट बना रहे हैं, आगे क्या होगा। आपको इलेक्शन दो असम्बलियों के इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं या सबके इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं? जी, 2 असम्बलियों के इलेक्शंस अनफॉर्चुनेटली चीफ जस्टिस इसके ज़िम्मेदार हैं कि 90 दिन में नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट इसकी ज़िम्मेदार है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सका। वो कैसे? और आइन को जो है ना वो क्यों लगता है आपको ये ऐसे? जी बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये इसके ऊपर ये फैसला अपने पास लेना ही नहीं चाहिए था। ये इस केस के अंदर हाथ डालना ही नहीं चाहिए था। ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक है। ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। इलेक्शन कमीशन जाने, हुकूमत जाने। देखें, इलेक्शन तो हुकूमत ने भी नहीं कराना होता। इलेक्शन इलेक्शन तो कमीशन इलेक्शन कमीशन ने कराना होता है। इलेक्शन सियासी जमातों ने नहीं कराना होता। वो इलेक्शन कमीशन का काम है। आप जब तक इदारों को हम ये कॉन्फिडेंस नहीं देते और हम अपने इदारों को, उनके डोमेन्स को सेग्रीगेट नहीं करते और उनकी डोमेन में बेजा मुदाखलत बंद नहीं करते, तो आप उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे दूसरे रखते हैं? आपको लगता है कि जुडिशरी का भी ऑडिट होना चाहिए? वो हमने देखा नूर आलम खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा कि 2010 के बाद बिल्कुल नहीं हुआ। एक दफ़ा ना ये बुलंद अख्तर साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये वाली बात की थी, लेकिन उनको स्नब कर दिया गया था कि जी हमारी ये जुडिशल इंडिपेंडेंस पे एक तरह से वार है और आपको, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी वो सबकी करते हैं ना, जी तो बिल्कुल। खुद अकाउंटेबल नहीं उनको होना चाहिए? जी, उनको जुडिशरी बिल्कुल उनका कोई अभी ऑडियोज़ भी आई हैं, देखिए हमने ऑडियो लीक्स हाँ आई हैं जी। जिससे नज़र आ रहा है कि वो शायद इन्वॉल्वमेंट है कुछ। जी शायद नहीं, इन यकीनन ऑडियोज़ के है। बाद आपको शायद लग रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक है, चलें। आप मुज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो देख लें जो परवेज़ इलाही के साथ आई है। आप फ़वाद चौधरी की ऑडियो देख लें जो वो जजेस के बारे में उनको ट्रक दे रहे हैं बाहर खड़ा कर कर। आप यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक देख लें जिसमें वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे बंदे बैठे हुए हैं। आप जज अरशद मलिक की वीडियो देख लें जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया कि अंडर प्रेशर होकर ये फ़ैसला किया, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था। आप इससे पीछे साकिब निसार की ऑडियोज़ आप सुन लें। आप अभी थोड़े दिन पहले वो एक जो थे फ्रांस के जो थे एक डिज़ाइनर, वो टीवी पे मैं देख रही थी उनका महमूद इंटरव्यू, भट्टी। महमूद भट्टी साहब, वो कह रहे थे कि जिस तरह से एसएचओ बनकर और थानेदार बनकर हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार जाके स्कूल्स पे, तालीमी इदारों पे और अस्पतालों पे धावा बोलते रहें, हमलावर होते रहें, उनको जाके जो है ना उनको प्रेशराइज करते रहें, उनको टेरराइज करते रहें। ये क्या चीफ जस्टिस, अगर उनको इतना शौक था छापे मारने का, वो पुलिस में चले जाते, भर्ती हो जाते, एसएचओ लग जाते।
और वो उन छापे पे एक मारते इल्ज़ाम और भी है ना पीकेएलआई को जो जी, काफ़ी पीके उनके भाई को नहीं रखा गया था वहाँ जी, पे। हाँ, पीकेएलआई मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। आपका प्रोजेक्ट था मैंने आपकी हमारा पार्टी का। हाँ। प्रोजेक्ट था पंजाब गवर्नमेंट का, मैं उसको बहुत करीब से देख रही थी। दैट वाज़ अमेजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट कि लिवर और किडनी का जो ट्रांसप्लांट का हमने जो इदारा बनाया शहबाज शरीफ साहब ने, और जो बाहर से इंतहाई लायक तरीन तो डॉक्टर्स की साकिब टीम निसार मंगवा साहब उसके पीछे क्यों पड़ गए थे? साकिब निसार साहब बिल्कुल वो अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि उनके भाई जो हैं साजिद निसार साहब जो कि डॉक्टर हैं, वो उनको लगता था कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है और पीकेएलआई में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा, ये उनके जुमले हैं, उनके अल्फाज हैं जो सामने मैं वीडियोज़ में आ गए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि उस शख्स ने एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, डॉक्टर सईद जैसे इंसान जो बाहर से आए हुए हैं, और मैं आई पर्सनली नो द डॉक्टर्स, मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे जो इंग्लैंड से आए हुए थे, अमेरिका से आए हुए थे, पीकेएलआई में काम कर रहे थे, सब कुछ छोड़कर वो शिफ्ट हुए, अपने बच्चे लेकर यहाँ आए, स्कूल्स चेंज किए, और जिस बेदिली और डिस हार्ट होकर और वो ब्रोकन हार्ट के साथ कुछ वापस गए हैं, और जिस बददिली से वो पाकिस्तान से मुतनफ़र हुए हैं, सिर्फ उसके पीछे साकिब निसार साहब। आई थिंक ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज थिंग्स। और आपने आपने किया क्या? आपने गरीब आदमी के साथ क्या किया? आपने गरीब आदमी से सेहत की सहूलत छीन ली। खाली उनकी ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या जनरल फैज़ हमीद साहब की भी होनी चाहिए? जी, मुझे बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि जो भी इदारों में काम करते हैं लोग, और जब वो अपने कोई भी अपने हदूद से, अपने डोमेन से तजावुज़ करते हैं, देयर शुड बी अ मैकेनिज़्म टू होल्ड देम अकाउंटेबल, व्हाटएवर, बी इट जुडिशरी, बी इट मिलिट्री, बी इट सिविल ब्यूरोक्रेसी, बी इट पॉलिटिशियंस, ओनली नॉट ओनली पॉलिटिशियंस। हमने देखा किस तरह से नैबगर्दी, एफआईआर ज़दगी की गई सिर्फ पॉलिटिशियंस के साथ। किस तरह से हम तमाम चीज़ों का इतलाक सिर्फ पॉलिटिशियंस पे कर देते हैं। मुझे लगता है कि सब अक्रॉस बोर्ड होना अभी तो चाहिए। शायद मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर अब दोबारा इलेक्शन जब भी होते हैं उसके बाद आते हैं आप लोग दोबारा, हुँ। तो क्या ये जिनके बारे में सबके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या इन सब के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे फ्रेश मैंडेट के साथ जब वापस आते हैं तो? हम जब फ्रेश मैंडेट के साथ वापस आएँगे तो हम देखें, इसका मैकेनिज़्म है। इसका एक जो होता है ना, जब हम सियासतदानों को ये कहते हैं, क्या तुम आओगे तो तुम इसकी अकाउंटेबिलिटी करोगे? तुम उसकी करोगे? ये अगेन हम ये बात गलत कर रहे हैं। देखें, ये सियासतदान का काम नहीं है सारों की अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दे। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के इदारे बने हुए हैं। बेशक, हमें उन इदारों के अंदर मजबूत करना उनको होगा। मजबूत करना है, और उन इदारों को ट्रांसपेरेंट करना है, ताकि वो ही अपना काम करें। और मुझे लगता है कि इंतकाम नहीं लेना चाहिए, ना हमें लेना चाहिए, ना किसी और को लेना चाहिए। और हमारी तो हुकूमत, हमारी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं बात करूं अगर, तो हम 4 साल एक बदतरीन इंतकाम, सियासी इंतकाम का निशाना बनकर आए। हमने मौत की चक्कियों में रहकर हमारे लीडर्स आए, हमने गिरफ्तारियां दी 2-2 3-3 दफ़ा, सुप्रीम लीडर से लेकर बहुत सेकंड टियर तक हमारे जो लोग, जिसमें मैं नाम अगर लेना चाहूँ, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल, कामरान माइकल, मिफ्ता इस्माइल को मैं आपको, शाहिद खाकान अब्बासी, पता नहीं मैं आपको कितने नाम गिनवा आपको सकती हूँ। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नज़र आ रही है? जी मुझे और अगर केसेस उनके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग थे तो अब तक आप लोग उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? जी अगेन, गिरफ्तार हमने नहीं करना, उनको गिरफ्तार करना है इदारों ने। ठीक है। ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करना है। वो नाकाम उनके क्यों अब पीछे तक आपके ख्याल में? क्योंकि अदालतें, मैंने पहले बताया कि अदालतें जो जुडिशरी इस वक्त बिल्कुल इमरान खान की जुडिशरी बनी हुई है। आप देख नहीं रहे, इमरान खान इधर से एक केस होता है, तोशाखाना केस हुआ, एक केस में जाते हैं, 1 दर्जन लेकर आते हैं वो ज़मानत वापस। ठीक है, एक केस में पेश होते हैं और 1 दर्जन। इसके बरक्स आप देखें, शहबाज शरीफ को आशियाना में बुला के पकड़ लिया, साफ पानी में बुला के आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, हमारी दफ़ा ये होता था, बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंस था। अच्छा, अब वो जाते हैं, थोक के हिसाब से वो लेकर आ जाते हैं अपनी ज़मानतें। अब वो जाते भी नहीं हैं, पेश भी नहीं होते पूरी तरह, अधूरा सा पेश होते हैं। वो जी तारीख आगे पड़ गई, 18 अप्रैल तक दे दिया गया, 7 ज़मानतें अब उनको, अब वो जा रहे हैं 12 ज़मानतें लेकर आ रहे हैं। अब उनके अगर किसी, आपने सेकंड ईयर में भी जिन लोगों को मजाक किया ना, इससे तो बेहतर था कि इदारे उनको ना हाथ डालते, अगर उनको नहीं पकड़ सकते। इतने मजबूत केसेस के ऊपर अगर आप उनको नहीं बुला सकते, तोशाखाना क्या मजबूत केस नहीं है? टेरियन वाइट क्या मजबूत केस नहीं है? फॉरेन फंडिंग केस क्या मजबूत केस नहीं है? इससे ज़्यादा इनके ऊपर आपको क्या शवाहिद चाहिए? बच्चा मैं किसी आम बच्चे से भी पूछूं, वो भी मानेगा कि ये केसेस एग्जिस्ट करते हैं। आपने जो बुशरा बीबी की जो आई थी ऑडियो, जिसमें वो कह रही थी कि जो उन्होंने तोशाखाना से सेट मंगवाए थे घर में, और वो कह रही थी कि इनकी तस्वीरें कैसे बाहर गईं, सबने नहीं सुना। जो मलिक रियाज की बेटी जो बात कर रही थी ऑडियो में, और वो कह रही थी कि इनको खातून अव्वल को 5 कैरेट का हीरा देना है, कि उनको 3 कैरेट का नहीं पसंद। क्या वो नहीं सुना सबने? जो अल कादिर ट्रस्ट के लिए के नाम पर जो सौवों के हिसाब से, पता नहीं 400 500 और पता नहीं कितने 100 कनाल ज़मीन जो ली गई है, कोड़ियों के दाम,
क्या उसका नहीं पता किसी को? क्या ये बातें छुपी हुई हैं? सो इस तरह के जब इतने ग्लेयरिंग किस्म की एग्जांपल्स हैं और सामने आई ओपनिंग किस्म के और एविडेंसेस मौजूद हैं, उसके बाद अगर इदारे उनको गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी कहाँ पर है? वो मरीम कमज़ोरी जुडिशरी में है। मरीम जुडिशरी उनको बहुत ज़्यादा अनड्यू सपोर्ट कर रही है, जुडिशरी उनको बचा रही है, जुडिशरी उनको आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न जुडिशरी उनको इतना ज़्यादा कवर दे रही है, जो कि अब बच्चा बच्चा जानता है कि रोल मरीम क्या। नवाज साहिबा को आपकी पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर बनाया गया। जी, आपके ख्याल में क्या पार्टी में कोई और लीडर नहीं था, या ये आपकी फैमिली की लीडरशिप जो है उनकी फैमिली के अंदर ही अच्छा जाना मुझे ये बताइए कि मरीम नवाज़ को बनाने में एतराज़ क्या है? है? मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, हाँ, वैसे तो ही अगर मैं एतराज़ नहीं है एंड इफ शी क्वालिफाइज, doesn't she qualify as a politician? Doesn't she qualify शी as a शी इज़ अ as a क्राउड पुलर, देयर no, इज नो डाउट I'm अबाउट I'm दैट। just asking, doesn't she qualify as a political leader of the national scope? मुझे बताएं, क्या उन मरीम नवाज़ ने अपने आप को साबित नहीं किया? क्या मरीम नवाज़ ने अपने आप को मनवाया नहीं? क्या किसने मरीम नवाज़ को मरीम नवाज़ बनाया? नहीं, मैंने आपको सिर्फ वो उनकी बताया जो लोग बातें नहीं, कर रहे हैं। मैं आपको ये बता मैं उन्हीं लोगों को ये पूछना चाहती हूँ कि उसके पीछे मरीम नवाज़ की एक एफर्ट है, उनका एक पॉलिटिकल कैरियर है। मरीम नवाज़ के पास कोई ओहदा नहीं है। मरीम नवाज़ ने कभी एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा और आपने मरीम नवाज़ को नाअहल कर दिया। ये किस कानून के तहत किया आपने? मरीम नवाज़ कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? आपने मरीम नवाज़ को 200 दफ़ा अदालतों के चक्कर लगवाए, नैब कोर्ट में आपने बुलाया, सेशन कोर्ट में आपने बुलाया, हाई कोर्ट में आपने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट में आपने बुलाया, कहाँ नहीं पेश कराया आपने? और आपने 4.5-5 साल मरीम नवाज़ के चक्कर कटवा के में एंड में किया क्या? एक्विटल आपको देना पड़ा, क्योंकि आपने बेबुनियाद केस बनाए थे। अगर और आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है हम्म, तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मरीम नवाज़ होंगी, शहबाज शरीफ साहब होंगे, हमजा शहबाज होंगे, नवाज शरीफ होंगे, या शाइस्ता खान अब्बासी होंगे? देखिए ये जो पॉलिटिकल जब वो टाइम आएगा, उस पे पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, उसमें बिल्कुल मुशावरत होती है, उसमें मुशावरत के साथ फैसला होगा और वो पार्टी का फैसला होगा और उसको आई थिंक वो उसके टाइम पे होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मेरा ख्याल है जब वो मुनासिब समझेंगे वो आ जाएंगे वापस, उनका मुल्क है, उन्होंने वापस आना है और इस बात में कोई इलेक्शन से पहले आ जाएंगे? मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन से पहले आ जाएंगे। अच्छा, दूसरे मुझे ये बताइएगा कि र्यूमर्स भी हैं, कुछ हम चीज़ें सुनते भी रहते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर ना मुख्तलिफ कैंप्स बने हुए हैं। एक मरीम नवाज या नवाज शरीफ कैंप है, एक शहबाज शरीफ कैंप है। क्या ऐसा है, इंटरनल रिफ्ट है कोई पार्टी में? अच्छा, इसको भी थोड़ा सा पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट। कैंप कहना अजीब सा लफ्ज़ लगता है मुझे। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है जो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और जो बहुत पुरानी है, वो बहुत मेच्योर पार्टी हो चुकी है, जिसका होराइजन या जिसका स्कोप बहुत ब्रॉड है और जो एक नेशनल कौमी धारे की सियासी पार्टी है, ठीक है, पाकिस्तान की लीडिंग सियासी पार्टी है। अच्छा, उसके अंदर होता क्या है कि उसमें आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं उसमें, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ आरा ज़रूर हो सकती हैं और ये जमहूरियत है, जमहूरियत में ऐसे ही होता है। आप मैं और आप बैठ जाएं एक टॉपिक पे, हमारी बिल्कुल राय मुख्तलिफ हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन मुख्तलिफ राय के साथ भी आपकी पार्टी में डिफरेंस ओपिनियन को सुना जाता है? जी बिल्कुल सुना जाता है, क्यों नहीं सुना जाता? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जिसको हम कैंप्स कह रहे हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वो राय हो सकती है। अच्छा, रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, फिर उसकी बुनियाद पे रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं और उसको मैं गलत नहीं समझती, लेकिन पार्टी का देखें, हर मौके पे आप देखें पार्टी का डिसीजन एक होता है। हमारा पार्टी कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, हम सब उनको मानते हैं, ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम एवरीबडी फॉलोज है। इसका मतलब एक ही कैंप है, नवाज शरीफ कैंप? जी, नवाज शरीफ कैंप और एक ही कैंप है हमारा, एक ही कायद और एक ही अच्छा, पार्टी लेकिन का। अभी एक मैं कुछ आपसे एक चीज़ ऑब्जर्वेशन है। जी अभी आपकी पंजाब असम्बली की लिस्ट आई जी जी फॉर रिजर्व सीट्स, उसमें सीनियर दो लोगों के नाम तो टॉप पे थे। तीसरे नंबर पे हमें एक यंग पार्लियामेंटेरियन थी आपकी, वो उनका नाम नज़र आया, सानिया। सानिया का नाम तीसरे नंबर पे क्यों है? या मैं एग्जांपल मतलब कोट करूँगा, हिना का 10वें नंबर पे क्यों है? या बुशरा का 11वें नंबर पे क्यों है? आपका 18वें नंबर पे क्यों है? उनैज़ा का 24वें नंबर पे क्यों है? क्या उन लोगों ने कोई क्राइटेरिया क्या है मतलब इस इलेक्शन का? देखिए, इसमें आई अंडरस्टैंड आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए ये पार्टी लीडरशिप का नहीं, फैसला है। लेकिन ये इसकी शायद यही वजह नहीं है कि वो खाली उनकी सेक्रेटरी थी, उनके करीब ज़्यादा थी, इसलिए वो आ गई हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं इसको दो तरह से जवाब देना चाहूँगी। एक तो ये कि जब आप इस तरह से पूछें तो देखिए ये पार्टी लीडरशिप का फैसला है और ये पूरी पार्टी का फैसला है और ये किसी एक शख्स ने तो बैठकर नहीं किया होता ना, लिस्ट में पूरी पार्टी लीडरशिप होती है। तो पूरी पार्टी लीडरशिप का अगर ये फैसला मतलब ये है, खाली मरियम नवाज का फैसला नहीं है, ये पार्टी नहीं, के
टॉप टियर लीडरशिप का जी, फैसला? बिल्कुल टॉप टियर लीडरशिप इसमें होती है पूरी, और उसके ऊपर पूरी बोर्ड बनता है और फिर उस पे मुशावरत होती है और अगर फिर ऐसा है तो फिर हमें मरियम नवाज़ के करीब जो लोग हैं वो टॉप 10 में क्यों नज़र आ रहे हैं? अ, मरीम नवाज़ के करीब सिर्फ नहीं, टॉप 10 में सबके करीब हैं, वो पार्टी अच्छा के चलें। लोग हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं। और वो अगर मरीम नवाज़ के करीब होना कोई बुराई नहीं है, मैं खुद उनके बहुत करीब हूँ, मैं अपने आप को बहुत एसोसिएट करती हूँ मरीम नवाज़ के साथ, और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ और मुझे उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 18वें नंबर पे हूँ। लेकिन आपको सब आप तो पार्टी के लिए भी उसी तरह ही हैं, ठीक है। जी, मैं काम करती हूँ पार्टी के लिए, ये मेरी पार्टी लीडरशिप का आपको कोई फ़ैसला है। तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है इस पे? नहीं, मैं मेरी पार्टी लीडरशिप का ये फ़ैसला है, मैं इसको एंडोर्स करती हूँ और मैं इसको बिल्कुल, और दूसरी तरफ लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि मैं ओवर इससे हटकर ये बात करना चाहूँगी कि जैसे ख़वातीन आप हमारी। 2011 से काम कर रही हैं, जी, तो बिल्कुल क्या कर आप डिज़र्व नहीं करती? आपने अगर किया है या मैं किसी और किसी का बात कर रहा हूँ, हिना ने भी बड़ी मेहनत की है। जी, अब बिल्कुल। पहले आपके दोस्त हैं, करीबी हैं, जी, साथी हैं, बिल्कुल। बुशरा हैं और साथ उनैज़ा हैं, वो तो काफ़ी कुछ हमने देखा वो और चीज़ें भी करती रहीं। तो आप लोगों की क्या ऐसी चीज़ें कम थीं या उनकी इतनी क्या ज़्यादा थीं कि मतलब आप बात समझ रही हैं मेरी? जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं उसमें अगेन आई वुड लाइक टू से कि देखिए जी, शायद शायद जहाँ से पार्टी लीडरशिप देख सकती है, शायद हम नहीं देख सकते। मैं जब चीज़ें देखूँगी तो मैं अपने कंपैरिज़न में देखूँगी, ऑब्वियसली। ठीक है? मैं एक इंडिविजुअल हूँ, कहीं न कहीं मेरे इंटरेस्ट हैं, कॉमन स्टेक्स जुड़े होते हैं, मैं अपने उसके साथ देखूँगी उसको। लेकिन शायद पार्टी लीडरशिप कहीं और से देख रही होती है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एनकम्पास करना होता है, साथ लेकर चलना होता है। और वो एक पूरा उनका भी कोई फ़ॉर्मूला तो होगा ना, उन्होंने भी कोई उसकी बनाई होगी कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। उनके पास हमारे से ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मेरे पास मेरे इश्यूज़ होंगे ना, पार्टी के पास सबके इश्यूज़ होंगे। ये पीएम में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को क्या साइडलाइन कर दिया गया है? वो नज़र बिल्कुल, नहीं आते उतना जिस नहीं, तरह बिल्कुल नहीं, बाकी वो कुछ अर्सा मुल्क से बाहर रहे हैं, उनकी वालदा बीमार थी, उनकी वालदा की सर्जरी थी, जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर रहे हैं, उनकी बेटी की सेहत के इश्यूज़ हैं और काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, उसके हवाले से वो गाहे-बगाहे उनको इलाज के लिए जाना पड़ता है और वो कुछ अर्सा क्या बाहर रहे। मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज एक पेज पे ही हैं? मतलब उनके कोई आपस में कोई रिफ्ट क्यों लोग बातें आती रहती हैं ऐसी सामने? नहीं, मैंने हमज़ा साहब के साथ भी बहुत क्लोज़ काम किया है और बहुत अरसा काम किया है और मैं अभी भी करती हूँ। वो मेरे बड़े हैं, मेरे लीडर हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ और मेरा उनसे एक बहुत ज़ाती हैसियत में बहुत बिल्कुल बड़े भाई वाला ताल्लुक़ है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। और मैं मरियम नवाज़ के साथ भी बहुत क्लोज़ली काम करती हूँ और मैंने उन दोनों को बहुत दफ़ा इकट्ठे उनके साथ बैठी हूँ। मैंने इनफॉर्मल मुलाकातों में, फॉर्मल मुलाकातों में, मीटिंग्स में कुछ ऐसा नहीं है। एक छोटी-सी मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी। अभी कुछ अर्सा जब भी हमज़ा साहब मुल्क से बाहर थे, तो अभी मरीम बाजी का जो ऑफ़िस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, रेनोवेशन हो रही थी, तो वो 2-3 महीने हमज़ा साहब का ऑफ़िस यूज़ करती रहीं, क्योंकि इट्स वेरी कॉर्डियल बिटवीन देम, दे आर सेम एंड दे आर टुगेदर। और वो उनका एक अपना-अपना रोल है, वो अभी वापस आए हैं, वो भी आपको नज़र आएँगे पॉलिटिक्स के अंदर। और उन्होंने भी अभी जब हमने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए, 4 सीटों पे हमज़ा शहबाज ने भी अपने पेपर्स जमा कराए, 4 सीटों पे मरीम नवाज़ ने भी अपने पेपर्स जमा कराए और वो दे आर टुगेदर। और मेरा ख़्याल है वो दोनों सियासत में अपना-अपना मुकाम रखते हैं, अपनी-अपनी जगह रखते हैं और वो दोनों एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। ये एग्ज़ैक्टली वही जो 30 साल से लोग शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ में इख्तिलाफ़ ढूँढते रहे, अब लोगों ने मरियम में और हमज़ा में इख्तिलाफ़ ढूँढना शुरू अच्छा कर दिया। नवाज़ शरीफ साहब के आपके ख़्याल में पॉलिटिकल हायर कौन होगा? नवाज़ शरीफ साहब का जी। पॉलिटिकल हायर कौन होगा? हुँ, जो अपने आप को आई थिंक पॉलिटिकली साबित कर लेगा ओके। और जो अपने आप को मनवा लेगा, वो मतलब होगा। ये इट इज़ ओपन मतलब इट इज़ कोई ओपन। चलेंगे। हाँ। अब आपको इंतखाबात भी होते नज़र आ रहे हैं अक्टूबर में इकट्ठे अगर हो जाएँगे? होने तो चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली। कोई भी जमहूरी सोच रखने वाला जो शख्स है वो ये कहेगा कि 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन जैसे अभी भी हम जब बात करते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे और वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ हो गए, उसकी मुतनाज़ होने की अगेन मैं तो मेरी नज़र में, चाहे आप इसको मेरी पर्सनल राय समझ लें, वो ये है कि इसकी पूरी ज़िम्मेदार जुडिशरी है। देखिए जुडिशरी ने 63 ए की तशरीह क्यों की, एक इस तरह की अपनी मर्ज़ी की तशरीह करके एक ख़ास तरह के ग्रोह को क्यों फ़ायदा पहुंचाना चाहे, पंजाब असम्बली के अंदर की आपके बात ख़्याल में करें। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन उस पे हुई हुई है। क्या वो ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल, वो उसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता। वो गलत डिस्क्वालिफ़िकेशन। आपको लगता है कि पनामा केस का जो चला था ट्रायल, वो फ़ेयर था? यू थिंक सो? एनीबडी थिंक सो इन दिस कंट्री? क्या लोगों को ये बात अयान नहीं हो चुकी रोज़े रोशन की तरह? पनामा का ट्रायल अनफ़ेयर था। पनामा का ट्रायल बायस्ड था। पनामा का ट्रायल प्लांटेड और प्लान्ड था। वो नवाज़ शरीफ के खिलाफ था। वो इट हैज़ नथिंग टू डू विद पनामा।
अच्छा, उसको फिर अकामा में शिफ्ट किया गया। आप पनामा से कुछ नहीं निकाल सके, फिर आपने अकामा निकाला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसके ऊपर पहले आपने प्राइम मिनिस्टरशिप छीनी, फिर आपने पार्टी सदारत छीन ली 62-63 ठीक है, लगा मुझे के, ये बताइएगा और जैसे वही 62-63 आपने किसको दे दिया? बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में इलेक्शन आने वाले हैं, महंगाई बहुत ज़ोरों पे है, जी। इमरान खान की हाइप तो बनी हुई है और हम्म। पब्लिक पल्स भी नज़र आती है शायद उनके हक में, और वो क्लेम भी करते हैं कि शायद वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे या क्लीन स्वीप करेंगे। वैसे उनका हमें पता है कि अगर वो रिजल्ट उनके मुताबिक ना आया तो उन्हें वो भी नहीं मानना नहीं और मानेंगे सड़कों बिल्कुल। में दोबारा आ जाएंगे, बिल्कुल। वो उनका सबको पता है। लेकिन मसला उसमें ये है कि आपको नहीं लगता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में ये इलेक्शन आप लोगों को लड़ना बहुत मुश्किल होगा? हम आई डोंट थिंक सो कि हम नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में लड़ेंगे। इंशाल्लाह आई थिंक हम वो लीड करेंगे हमारी इस इलेक्शन कैंपेन को, क्या हमारे साथ। आपको लगता है कि वो पार्टी को दोबारा रिवाइव कर पाएंगे, मतलब जिस तरह सेटबैक आपको पिछले दिनों में हुआ है, क्या वो दोबारा पार्टी को खड़े आई कर थिंक लेंगे? मुझे लगता है कि क्योंकि अभी सर्वेस हमने देखे उसमें तो काफ़ी सारा उनके अभी फेवर में चली जो गई हैं। रिसेंटली मरीम नवाज ने जो दौरा किया और जिसमें उन्होंने कन्वेंशंस किए जाकर मुख्तलिफ डिविजनल लेवल पर, मुझे लगता है उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। उससे पार्टी एक पार्टी के अंदर दोबारा एक लाइफ आई है। हमारा जो बड़ा चार्ज हुआ है, हमारा वोटर जो है, हमारा सपोर्टर जो है। और पॉलिटिक्स में यही होता है कि आप जाते हैं, आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, आप बात करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन की जैसे हमने। तो इट्स ऑल अबाउट न्यू मोटिवेशन टू द पार्टी। एंड आई थिंक, और ऊपर से अब सियासी माहौल बन चुका है, सियासत का साल आ चुका है, तो ऑलरेडी पीपल आर चार्ज्ड, ऑलरेडी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, और आई थिंक दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ होपफुल पिक्चर। और जिसमें मैं बड़ा एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी इमरान खान साहब के हवाले से, कि इमरान अहमद न्याजी ने एक बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के साथ, और वो जुल्म किया है हसन इस मुल्क के नौजवानों के साथ। मैंने 12 साल यूथ इश्यूज़ पर काम किया है सियासत में आने से पहले, और यूथ डेमोग्राफी को देखते हुए हमारे यहाँ इस वक्त जो एक्टिव यूथ एज ग्रुप के अंदर 7 करोड़ लोग आते हैं, और पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी रखने वाला मुल्क है, और हम एक यंग कंट्री हैं। एक ऐसे मुल्क के अंदर क्या था कि हमारे यहाँ क्योंकि जॉब्स कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे थे। हमारे यहाँ इकोनॉमिक मेल्टडाउन बहुत रहा है, माजी में भी, हिस्ट्री में भी रहा है। हम इकोनॉमिकली बहुत कोई एम्पावर्ड कंट्री नहीं है, हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अंडर डेवलपमेंट थे। अच्छा, इस सारी की वजह से क्या हुआ कि यंग लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रही हैं थ्रू आउट इसका, एज़ कम्पेयर टू द यूथ पॉपुलेशन उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारे पास तालीम की इतनी सहूलत नहीं है जितनी होनी चाहिए, सेहत की नहीं है, एंटरटेनमेंट की नहीं है, स्पोर्ट्स की नहीं है, यंग लोगों के लिए क्रिएटिव काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हम इनके ऊपर हमारा फोकस होता, ना कि हमारा फोकस इस पे होता कि इस जुडिशरी जो है वो इन कामों में पड़ जाती, और हम पार्लियामेंट भी इन कामों। अच्छा, अब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि इमरान खान ने जुल्म की इंतहा नौजवानों के साथ ये की, जो नौजवानों का नारा लगाया, नौजवान नौजवान करने की कोशिश की। उन्होंने नौजवानों को कहा क्या? 7 करोड़ नौजवान थे जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन का एक शिकार थे, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का शिकार थे, और उनके अंदर एक तशद्दुद का रुझान, हमारे यहाँ वो एक हमारी पूरी एक लेगेसी है 40 सालों की, कि नौजवान जहन के अंदर तशद्दुद का रुझान भरा गया है यहाँ पे। मैं आई कैन प्रूव इट, मतलब साइंटिफिकली और थेरेटिकली, कि यहाँ पे किस तरह से किया गया, निसाब का क्या रोल रहा, अफ़गान वॉर का क्या रहा, मार्शल लॉज का क्या रोल रहा, जिसके नतीजे में यूथ जो थी वो बड़ी और तरह की हम अब एक एक लाइटर फ्रस्ट्रेटेड नोट पे यूथ थी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब हाँ। बस टाइम थोड़ा कम रह गया, अब आप ज़रा ब्रीफली इसका जवाब दीजिएगा। ये आपकी लीडर मरियम नवाज साहिबा ने बताया कि फ्राई पैन से भी कपड़े इस्त्री होते हैं, आपने ट्राई किया अभी तक? जी बिल्कुल, मैंने ट्राई किया, और बड़े अच्छे इस्त्री होते हैं इससे, इसमें कोई वो नहीं है। और मेरा ख्याल है ये बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया है, जिनके पास जब कहीं बिजली ना हो या किसी प्रॉब्लम में हो, किसी मसले में हो, तो दे कैन डेफिनेटली फॉलो दिस टिप। यूथ की बात आपने की, बस आखिरी सवाल अच्छा, सिर्फ नहीं, मैं एक मैं जुमला भी कहना इसमें क्वेश्चन, एक हाँ, क्वेश्चन पे मेरा दे दें। ओके। आपने अभी यूथ की मोबिलाइज करने की कोशिश भी की है और आपने 2 लोगों को उसमें रोल भी दिया है। एक किरमानी साहब को दिया है, आपके एमएनए से जी, पुराने, जी, और बिल्कुल। दूसरे आपकी कुलीग और दोस्त हैं हिना भट्ट साहिबा, जी, उनको लाहौर बिल्कुल, में दिया है। बिल्कुल, उन्होंने कैंप भी लगाया लाहौर में, वो नज़र भी आ रहा है, काम भी शायद कर रही हैं। बिल्कुल। आप जानती होंगी, आपने करीब से देख रही हैं। लेकिन मैंने जो उसमें हमें पता लगा है ना, उसमें एक दिन आपके कोई 700 मेंबर बने हैं, एक दिन को 200 मेंबर हैं। तो आप ये कैसे, मतलब आपको लगता है आप यूथ को अट्रैक्ट कर हाँ, पाएँगे? अगर एक दिन में रोज़ों में और अफ्तारी के बाद अगर 2-3 घंटे में 700 या 800 मेंबर बनते हैं, दैट्स नॉट अ बैड रेशियो। तो डू यू थिंक योर कलीग इज़ डूइंग अ गुड जॉब? Yes, my colleague is doing a good job. I totally support her and I think she's been doing wonderful. जो बंदा भी बाहर जाकर काम कर रहा है, निकल कर, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट इट एंड आई टोटली सपोर्ट। अच्छा, इमरान खान ने ये किया था नौजवानों के साथ। उसने नौजवान को क्या कहा? उसने कहा, आओ हमलावर हो जाओ। उसने कहा, आओ तशद्दुद करो,
आओ पेट्रोल बम बनाओ, आओ पार्लियामेंट पे हमला करो, आओ पीटीवी पर हमला करो, आओ सुप्रीम कोर्ट पर हमला करो, आओ लाहौर ये जो हाई कोर्ट गए हैं, आओ इस पे जत्था बंद कर निकलो। उन्होंने कहा सिविल वज़ीर दाखिला नाफरमानी, आपका है, आप क्यों एक नहीं सेकंड, पकड़ते उन्हें? सिविल नाफरमानी करो। वज़ीर दाखिला आपका ये है, वज़ीर कानून 2014 की भी, आपका है। ये अभी 2000 अभी की बात मैं कर अभी रहा भी हूँ। मैं आती हूँ। 2014 में उन्होंने कहा सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, घेराव करो। आप वज़ीर दाखिला को कह रहे हैं, अभी आपने देखा कि जब वो मई में आए लेकर अपनी लॉन्ग मार्च, तो हमने वज़ीर दाखिला ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की विद दिस ऑलरेडी न्यूइंग दिस कि वो एक इंतशार में जाएंगे, क्योंकि वो एक इंतशार पसंद आदमी है, उसकी सोच ही इंतशार पे है, फसाद पे है। अब उनको रोकने की कोशिश की तो जी सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा नहीं बंदयाल साहब कैसे आके खड़े हो गए, थैंक यू फॉर उन्होंने कहा टाइम। कि उनको लाने दें। तो बेसिकली नवाज शरीफ, इमरान खान ने नौजवानों को ये दिया, बर्बादी दी, इंतशार दिया, और उस सबको आग में बदला है। उन्होंने नौजवानों को कल ये इंतशारी लीडर बनाया वो। इसी नोट पे फिर ख़त्म कर जी लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाज़रीन देखने के लिए। ये सलमा को लगता है कि शायद ये सारे जो मुल्क की मिसाइल हैं इसकी ज़िम्मेदार अदलिया है, इसका आपने बताना है कि आप उनकी बात से एग्री करते हैं नहीं। थैंक यू सो मच।